भगवान श्री राम ना सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि सत्य सनातन का आधार भी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भारत के हर व्यक्ति ने भगवान श्री राम की कथा को जरूर सुना होगा। अगर हमारे पेरेंट्स के ईरा की बात करें तो उस टाइम पे रामानंद सागर के रामायण शो ने भारत के घर घर में भगवान की कथा का विस्तार किया था और वो शो इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी उस शो को पूरी रिस्पेक्ट और भक्ति के साथ देखा जाता है। फिर जब 2000 की शुरुआत हुई तो बच्चों के सामने आई एक नए वर्जन में रामायण। मैं बात कर रहा हूँ जापानीज एनिमेशन डायरेक्टर युगो साको और इंडिया के फादर ऑफ एनिमेशन कहे जाने वाले राम मोहन की एनिमेटेड मूवी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की 1992 में बनकर तैयार हुई इस एनिमेटेड मूवी को अब थिएटर्स में 24 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। मूवी का टीजर सितंबर 2024 में रिलीज किया गया था, जिसके बाद मूवी को लेकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गया था और कहा जा रहा था कि इसे 18 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिर मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि इस मूवी को 2025 की 24 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन 1992 में बनी मूवी को अब क्यों रिलीज किया जा रहा है? चलो बात करते हैं रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा मूवी की मेकिंग, हिस्ट्री और कंट्रोवर्सी के बारे में। जापानीज फिल्म मेकर युगो साको इंडिया के हेरिटेज और कल्चर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिस कारण उनका इंडिया में आना जाना लगा रहता था। इस बीच उन्हें भगवान श्री राम और रामायण के बारे में पता चला। फिर युगो साको ने रामायण के एसेंस को समझने के लिए 10 बार इंडिया का टूर किया और मल्टीपल हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स से डिस्कस किया। जब उन्होंने रामायण की हिस्ट्री पर और रिसर्च की तो उन्होंने इस पे एक मूवी बनाने के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि रामायण की स्टोरी एक एनिमेटेड फिल्म के रूप में ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है। उनका मानना था कि अगर इसे एनिमेशन के रूप में बनाया जाएगा तो इसे बड़ों के साथ बच्चे भी काफी पसंद करेंगे और बच्चों को भी भगवान श्री राम की टीचिंग्स के बारे में पता चलेगा। युगो साको ने राम मोहन के साथ इस प्रोजेक्ट को 1986 और 87 के बीच में स्टार्ट किया। राम मोहन ने इस प्रोजेक्ट के आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को लीड किया। उस टाइम पे बजट और टाइमलाइन मैनेज करना काफी मुश्किल था क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और 1980 और 90s के दौरान एनिमेशन भी काफी कॉस्टली था और उस टाइम पे कंप्यूटर्स का यूज भी काफी लिमिटेड था। इसलिए उन्होंने मूवी को हैंड ड्रॉन एनिमेशन टेक्निक से बनाया, जिसमें हर फ्रेम मैन्युअली क्रिएट किया गया। मूवी में हर कैरेक्टर और डिटेल को अच्छे से फील किया जा सके और टेक्नीशियंस की टीम बनाई गई जो जापान और इंडिया दोनों कंट्रीज से थी। इन 450 कलाकारों ने मूवी के सभी फ्रेम्स के लिए तकरीबन 1 लाख ड्राइंग्स तैयार की। इस टीम में से कई एनिमेटर्स ने आगे चलकर पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी और डोरेमोन जैसे बड़े और फेमस प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया। इससे बात साफ क्लियर होती है कि इस मूवी का एनिमेशन इंडस्ट्री पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा और इसने एनिमे की दुनिया को एक नई दिशा प्रदान की। इस मूवी से इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज और जापानीज एनिमेशन स्टाइल की पार्टनरशिप बनी, जिसने दोनों कंट्रीज की आर्ट और कल्चर को एक साथ जोड़ा। मूवी में जापानीज एनिमेशन स्लीकनेस और इंडियन स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशनल बैलेंस किया गया। जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज ने स्मूथ मूवमेंट्स और ड्रामेटिक इफेक्ट्स पर काम किया, जबकि इंडियन टीम ने माइथोलॉजी के नुआंसेस और डिटेलिंग पे फोकस किया। मूवी को इंग्लिश और जापानीज में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे हिंदी और तमिल में भी डब किया गया। इस मूवी को म्यूजिक वनराज भाटिया ने दिया और उनके म्यूजिक से इस मूवी को एक सोल प्रदान की गई। मूवी के सॉन्ग्स संस्कृत और हिंदी वर्जन में क्रिएट किए गए। मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन में हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश, जापानीज और तमिल वर्जन में संस्कृत सॉन्ग्स ऐड किए गए। पंचवटी मन भावन उपवन, जननी में राम दूत हनुमान जैसे सॉन्ग्स आज भी श्रद्धा भाव से सुने जाते हैं। मूवी के इन सॉन्ग्स को कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, सुरेश वाडकर, साधना सरगम, उदित नारायण और हरिहरन जैसे लीजेंड इंडियन सिंगर्स ने आवाज दी। मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और आर्टिस्ट की आवाज यूज की गई। जैसे मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा का नरेशन था, भगवान श्री राम के लिए अरुण गोविल की आवाज का यूज किया गया, माता सीता के लिए नम्रता सोनी ने अपनी आवाज दी थी और अमरीश पुरी ने रावण के कैरेक्टर को आवाज दी थी, जो आज भी सुनने में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और रौबदार चीज लगती है। मूवी 7 सालों की लंबी मेहनत के बाद 1993 में बनकर तैयार हुई, लेकिन रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा को इंडिया में रिलीज नहीं किया गया और इसे इंडिया में अच्छे से प्रमोट भी नहीं किया गया था, जिसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस थे। जब डायरेक्टर युगो साको ने रामायण पर रिसर्च शुरू की और मूवी बनाई तो कुछ भारतीय स्कॉलर्स और अथॉरिटीज ने ये कंसर्न्स उठाए कि एक जापानीज फिल्म मेकर भारतीय धार्मिक कहानी को डिपिक्ट कर रहा है। उन्होंने ये डर व्यक्त किया कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री की गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। कुछ लोग इस बात से भी असहमत थे कि एक एनिमेटेड फिल्म रामायण जैसे पवित्र कहानी को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि एनिमेशन को उस समय ज्यादातर एंटरटेनमेंट और बच्चों के कंटेंट के लिए समझा जाता था। दूसरी तरफ युगो साको ने जब इसे इंडिया में प्रमोट करने का प्लान बनाया तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से उस टाइम पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। उस टाइम पर इंडिया में श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर डिस्प्यूट चल रहा था, जिस कारण रामायण और हिंदू रिलीजन पॉलिटिकल डिबेट्स का सेंटर बन गए थे और इस मूवी का रिलीज उस टाइम पर एक पॉलिटिकल बैकलैश को ट्रिगर कर सकता था, जो उस वक्त ऑलरेडी वोलेटाइल माहौल को और ज्यादा गर्मी देता। इस वजह से फिल्म मेकर्स ने इसे इंडिया में फुल फ्लेज रिलीज करने से पहले
पहले ही अपने प्लान को रिकंसीडर कर लिया और इसे इंडिया में रिलीज करने की बजाय पूरा ध्यान इसके ग्लोबली रिलीज पे लगाया गया। उस वक्त पर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी और एनिमेशन को एक सीरियस मीडियम के रूप में नहीं देखा जाता था। ऑडियंस एनिमेशन को ज्यादातर कार्टून्स या चिल्ड्रन ओरिएंटेड कंटेंट के लिए एसोसिएट करती थी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए लाइव एक्शन फॉर्मेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। इन सभी रीजंस की वजह से मूवी को इंडिया में प्रॉपर्ली रिलीज नहीं किया गया और 1993 में इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ एक बार ही रिलीज किया गया। फिर 2000 की शुरुआत में इस मूवी को टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया, जिसके बाद ये मूवी हम सबके बचपन का एक अहम हिस्सा बन गई। कुल मिलाकर इस मूवी का इंडिया में रिलीज ना होने का प्राइमरी रीजन कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और उस समय का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था। अगर उस वक्त लोग इस मूवी की इंटेंशन और क्राफ्टमैनशिप को अच्छे से समझते तो शायद इस मास्टरपीस को इंडिया में ज्यादा एक्सेप्टेंस और सक्सेस मिलती। खैर, अब 24 जनवरी को 32 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे 4K में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। बाकी इस हिस्टोरिकल और एपिक मूवी को अपने बच्चों के साथ जरूर थिएटर्स में देखने जाएं, ताकि यंग जनरेशन को भगवान श्री राम की टीचिंग्स और अपनी रूट्स के बारे में पता लग सके। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक छोटा सा एप्रिसिएशन जरूर देना, ताकि आगे भी मैं ऐसे कंटेंट लाने के लिए और मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।